जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द कॉपी पेन में। तो आज हम पार्ट 5 के वीडियो के बाद पार्ट 6 के वीडियो की बात करेंगे। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात मैं कर रहा हूँ और आज का सब्जेक्ट है जो हिंदी है। और आज का टॉपिक है हमारा विराम चिन्हों की जानकारी एवं प्रयोग। ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ठहराव। ठीक, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है वो है ठहराव। ठीक, अब इसकी अगर परिभाषा की हम लोग बात करेंगे तो और अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। ये है कि मनुष्य द्वारा अपने भावों और क्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में या अंत में प्रयोग किए गए जो चिन्ह होते हैं वही विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक, वही क्या कहलाते हैं, विराम चिन्ह। मतलब कि विराम चिन्ह वाक्य के बीच में भी आ सकते हैं या वाक्य के अंत में भी आ सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो एग्जाम्पल है कि उनको मारो मत जाने देना, और अगला है उनको मारो मत जाने देना। और ये तीसरा जो आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी कोई भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। ये तो वाक्य आपका गलत हो गया। बाकी ये दोनों आपके वाक्य सही हैं पर इनके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। तो देखिए कैसे विराम चिन्ह के प्रयोग से दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। एक में बताया जा रहा है कि उनको मारो मत जाने देना, और दूसरे में बता रहा है कि उनको मत मतलब मारो मत जाने देना। ठीक, तो ऐसे ही हम विराम चिन्ह का हमारे जीवन में बहुत उपयोग होता है। अब चलिए जानते हैं कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। तो पहला विराम चिन्ह जो होता है वो पूर्ण विराम। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है, पूरी तरह रुकना। सबसे ज़रूरी बात होती है कि विराम चिन्हों को पहचानना। तो पूर्ण विराम का ये ऐसे एक डंडी जो होती है ये आप देख रहे हैं। ठीक, तो ये होता है पूर्ण विराम का चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसका प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में होता है। कहाँ होता है, वाक्य के अंत में। जैसे कि एग्जाम्पल से आप देखेंगे कि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है। तो ये देखिए यहाँ पे देखा आपने पूर्ण विराम बना हुआ है। ठीक, तो वाक्य जब हमारा ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो हम वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अब अगली बात करते हैं हम लोग अल्प विराम की। अगली हम लोग बात करेंगे अल्प विराम की। तो ये देखिए अल्प विराम का चिन्ह है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका प्रयोग कहाँ होता है कि जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े वहाँ पे हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे पाटलिपुत्र, गंगा, यमुना के बीच में देखिए अल्प विराम लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ रहा है। होते नहीं कोई शब्द जहाँ पे एक एक शब्द के बाद आपने अल्प विराम देखा होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुकना पड़ता, थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम क्या है कि मतलब जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ी देर तक रुकना पड़े, और इसका चिन्ह आप लोग ध्यान में रखिए। जैसे कि मोहन ने पढ़ाई कर ली, ठीक, हमने रुका, अब आगे बात करेंगे कि कल वह फिर पढ़ाई कर सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर हमको यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग किया हुआ है। इसका चिन्ह ये है। अब अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे सरल है, ये आपको एक बिना बताए हुए आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह होता क्या है। जब हमको किसी वाक्य से पता चले कोई हमसे प्रश्न कर रहा, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अंत में होता है, वहाँ वही चिन्ह लगता है और ये चिन्ह होता है उसका। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह मतलब जब वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रार्थना आदि का भाव होता है, तो वहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। और इसका चिन्ह कैसे होता है, ऐसे ऐसे। ठीक, ये इसका चिन्ह हो गया, याद रखिएगा। जैसे अध्यापक महोदय हमारी बात सुनिए। ठीक, तो ये हो गया विस्मयादिबोधक चिन्ह और उसका एग्जाम्पल। अब अगले विराम चिन्ह की ओर चलते हैं। ये हो गया हमारा उद्धरण चिन्ह, या इसको अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। ठीक, तो ये दो प्रकार का होता है। एक हो गया इकहरा, एक हो गया दोहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा हो गया इकहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक, अब हम लोग अलग अलग समझेंगे इनके बारे में। तो अब हम पहले दोहरे उद्धरण चिन्ह के बारे में बात करते हैं। तो किसी व्यक्ति द्वारा कही बात को ठीक वैसे ही जब रखते हैं तो वहाँ पे दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। जैसे अध्यापक ने कहा सूर्यास्त हो चुका है, तो अध्यापक ने जैसा कहा वैसा हमने आपको बताया,
तो इसको हम लोग दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखते हैं। ठीक, गॉट इट। अब हम लोग अगली बात करेंगे कि इकहरा अवधारण चिन्ह। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब कोई विशेष व्यक्ति हो गया, रचना हो गई, शब्द हो गई, पद दर्शाना हो, तो वहाँ पे हम लोग इकहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग करते हैं। ठीक, इकहरा उद्धरण चिन्ह जैसे कि ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे कामायनी पे इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, तो हम कामायनी एक रचना हो गई, हमको दर्शाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक, अगला आ जाता है योजक चिन्ह। योजक में एक लाइन खींची रहेगी। इसका प्रयोग हमेशा तुलनावाचक शब्दों में, सामासिक शब्दों में, युग्म वाले शब्दों में देखा होगा। आपने मतलब देखा नहीं होगा कि विलोम शब्द जब लिखते हैं, सत्य असत्य के बीच में एक लाइन बनी रहती है, तो वही योजक चिन्ह होती है। ठीक, अब अगला है निर्देशन चिन्ह। निर्देशन चिन्ह की विशेषता होती है कि योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, योजक चिन्ह से बड़ा होता है, और होता वैसा ही है पर योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इसका प्रयोग निर्देश देने या व्याख्या करने में काम आता है। जैसे हमने कहा राम तुम्हारा घर कहाँ है, तो राम और तुम्हारा घर कहाँ है के बीच में हम लोग निर्देशन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगले चिन्ह की बात करेंगे। अगला चिन्ह ये लिखा है यहाँ पे कोष्टक चिन्ह। कोष्टक मतलब जैसे ब्रैकेट्स इंग्लिश में कहते हैं, तो ये एक हो गया है ना, और ये छोटा कोष्टक हो गया। ऐसे ही बहुत सारे कोष्टक होते हैं, तो ये जो होते हैं अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हैं। जैसे कि शिक्षक, तुमने गृह कार्य क्यों नहीं किया। अब हमको पता नहीं चला ना कि शिक्षक की वास्तविक दशा क्या है, तो हमने इसको कोष्टक चिन्ह के अंदर लिख दिया क्रोध में बोल रहा, कि शिक्षक क्रोध में बोल रहा है कि तुमने गृह कार्य क्यों नहीं किया। तुमको पता चल गया कि शिक्षक क्रोध में है। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया कोष्टक चिन्ह का प्रयोग। अब अगली बात आती है रेखांकन। ये सबसे सरल है। आपको कहीं भी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आती तो आप उसके नीचे रेखा खींच देते हैं, बस वही है हमारा रेखांकन। ठीक, अब अगला आता है लाघव। लाघव का चिन्ह एक ऐसे नीचे साइड में एक छोटा सा जीरो टाइप का होता है। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये आप देख लीजिए। लाघव ये होता है कि संक्षिप्त कोई शब्द को संक्षिप्त करने के लिए, जैसे मैंने लिखा बैचलर इन आर्ट्स, तो हम इसको बीए भी बोलते हैं, तो ये हमने लाघव लगाकर इसको संक्षिप्त कर दिया। ठीक है, अब अगला है हमारा लोप चिन्ह। लोप मतलब जब खाली स्थान नहीं होता, ऐसे डॉट 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 होते हैं, वही है। मतलब कि जब कुछ अंश हमको लिखना हो कोई वाक्य में, तो वहाँ पे हम लोग लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये देखिए यहाँ पे निशान बना हुआ है। जैसे राम सीता वन गए, अब हमने यहाँ पे डॉट 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 या फिर लोप चिन्ह का प्रयोग किया, तो यहाँ पे हमने बीच में लिख दिया लक्ष्मण, ये रिक्त स्थान भर दिया। ठीक, तो यहाँ पे लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चिन्हों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, बाकी उसकी परिभाषा आप खुद ही निकाल सकते हैं। और हमारा है अगला है ये हंस पद या उद्धर, इसको विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं, त्रुटिपूरक भी कहते हैं, त्रुटिबोधक। इसका प्रयोग वहाँ होता है दोस्तों जब हम मतलब आपने अक्सर कक्षा में माफ़ कीजिएगा, जब वाक्य में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है, तब हम लोग वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे कि आप क्लासरूम में लिख रहे होते हैं, सर जल्दी जल्दी बोल रहे होते हैं, आपसे कोई अक्षर छूट जाता है, तो आप ये चिन्ह आप देख रहे हैं, ये इसको लगा के ऊपर वो सब छूटा हुआ लिख देते हैं। ठीक, तो आपका वाक्य पूरा हो जाता है। तो बस उसी को हम लोग हंस पद बोलते हैं। जैसे मैंने जल्दबाजी में लिखा कृपया मुझे पेन दीजिए, अब मैं काला लिखना भूल गया, अब मैंने ये लाघव चिन्ह लगाया यहाँ पे, तो काला लिख दिया, तो मेरा वाक्य भी पूरा हो गया और मेरा काम भी बन गया। ठीक, तो ऐसे ही विराम चिन्ह जो होते हैं उनका वाक्यों में और हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होता है। ठीक, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।